और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों तक उचित सुविधा मुहैया कराने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे, जहां पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। प्रदेश के अंदर लगभग 15 से 20 जनपद वर्तमान में ऐसे हैं जो बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। उनमें से जनपद सिद्धार्थनगर भी है, जिसमें लगभग 200 गांव की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 400 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर फसल को भी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 लाख की आबादी के सभी पीड़ित परिजनों के प्रति राहत सामग्री की समीक्षा करने, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं आज सुबह से ही जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा, सोहरतगढ़, डुमरियागंज, बांसी होते हुए अब नौगढ़ में आया हूं। माननीय जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त कई इलाके हैं और ऐसे में आपको मुख्यमंत्री ने खुद सामने बढ़ करके वो जा रहे हैं, ताबड़तोड़ तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। विष्णु, ये मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं सभी जगह। इससे पहले भी 3-4 बार वो दौरों में जा चुके हैं। तो संदेश ये जा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि लोगों को ये पता लगे कि सरकार लोगों के साथ खड़ी है जाके, इसीलिए वो हर जगह दौरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह साहब को भेजा था और अपने सभी अफसरों को जिलों में भेज दिया है, जो 7 तारीख को उनको रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद आज शाम को गोरखपुर भी जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वहाँ गौशाला में भी दिया था। संदेश खाली इतना है इनका कि सरकार जानवरों के प्रति भी जितनी सहानुभूति रख रही है, जितना आम आदमी की समस्या को वो हल करना चाहती है। जी जहाँ पब्लिक से जोड़ने के लिए सरकार का साफ संदेश है, जिसमें इनके मंत्री, इनके अधिकारी सभी सामने आ रहे हैं और इसको एक अभियान की तरीके से चलाया जा रहा है। जी विष्णु, वहीं पे अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है उससे भी कि क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उसकी छवि एक रहमदिल छवि हो, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो छवि है वो निकल करके सामने आए कि वो प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी हित में उनके सोचते हैं। ये सारी चीज़ें भी निकल करके सामने आ रही हैं लगातार, जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। विष्णु, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मुख्यमंत्री और सरकार ये चाह रही है कि लोगों के बीच में ये संदेश साफ रहे कि सरकार उनके सुख दुख में खड़ी है। इसीलिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरे हो रहे हैं, बाकी भी दौरे हो रहे हैं। अधिकारियों को भेजा जा रहा है कि लोगों की समस्याएं हल करें, उनका समाधान करें और पूरा रिपोर्ट दें जिलों में कैसे काम हो रहा है। तमाम जी विष्णु, इन तमाम जानकारियों के लिए विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विष्णु मोहन हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से बाढ़ आई है तब से उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो
लगातार लोगों तक जाएं, उनसे बात करें और जहां जहां सहायता पहुंचानी है वो समय से सहायता को लोगों तक पहुंचाएं। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। इससे पहले बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर श्री पाटेश्वरी मां के मंदिर प्रांगण में रात्रि विश्राम किया। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचने पर महंत मिथिलेश नाथ योगी ने उनकी अगवानी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को तड़के देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर श्री पाटेश्वरी मां के मंदिर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गौशाला का रुख किया और मंदिर परिसर में गौ सेवा करने के साथ ही गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इससे पहले शुक्रवार देर शाम 6 बजे बलरामपुर के उतरौला पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनको बाढ़ राहत सामग्री वितरित की और लोगों से वार्ता करने के बाद जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को सारी समस्याओं का निदान करने के निर्देश भी दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी के वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी की यूएस की पहली यात्रा होगी। सूत्रों ने कहा है कि अगर यात्रा को लेकर के शेड्यूल में बदलाव नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका में होंगे। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए जनता का आभार जताया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपार समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए देश की जनता का हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार है। 24,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान करीब 5,000 से अधिक कार्यक्रमों में देशवासियों का स्नेह और आशीर्वाद मिला। गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शाह ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। आपको बता दें कि मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। शाह ने कहा है कि कोई भी संस्था हो वह अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी प्रासंगिकता को बना सकता है और बनाए रखता है, तो उसका मतलब है कि उसके काम में प्रासंगिकता और दम दोनों है। गृह मंत्री ने कहा है कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम पुलिस करती है। पूरे सरकारी तंत्र में सबसे कठिन काम अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। अफगानिस्तान में कश्मीर का राग अलापने वाले तालिबान को भारत ने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत संविधान का पालन करता है। यहाँ मस्जिदों में दुआ करते लोगों पर गोलियां और बम से हमला नहीं किया जाता है, ना लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है और ना ही उनके सिर और पैर काटे जाते हैं। नकवी ने ये बात तालिबान के उस बयान के जवाब में कही है जिसमें कहा गया था कि कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक तालिबान को है। नकवी ने तालिबान से सीधे तौर पर कहा है कि भारत के मुसलमानों को छोड़ दें, उनकी चिंता करने की तालिबान को जरूरत नहीं है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन कॉल से मुलाकात की है। वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि इस दौरान भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। साथ ही अफगानिस्तान को लेकर के बातचीत भी हुई है। इस साल के अंत में भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता को लेकर भी सहमति बनी है। कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कॉलेजियम के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों की सिफारिश की गई है। जिन 12 हाईकोर्ट के लिए सिफारिशें की गई हैं उनमें इलाहाबाद, राजस्थान, कलकत्ता, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ और असम शामिल हैं। यहाँ की अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या जरूरत के हिसाब से काफी कम है। 25 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में कॉलेजियम ने 112 कैंडिडेट्स के नामों पर विचार किया। इसमें बार से 82 और न्यायिक सेवा से 31 नाम शामिल थे। जिन नामों की सिफारिश की गई उनमें 44 बार से और 24 न्यायिक सेवा से हैं।
सूबे पुलिस बदमाशों के लिए काल बनी हुई है। सूबे में लगातार एनकाउंटर जारी है, जिससे यूपी की खाकी बदमाशों के लिए काल बन गई है। ताजा मामला नोएडा के फेज 3 का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस की गोली से अनीस के बदमाश को गोली लगी है। घायल अनीस का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश के पास कारतूस, असलहा और बाइक बरामद हुआ है। वहीं मुठभेड़ के दौरान अनीश का एक साथी मौके से फरार हो गया है। फरार बदमाश की तलाश के लिए पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान ने नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया और चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अब इस दौरे का नतीजा तालिबान के बयान से साफ हो रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। उधर तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उइगर मुस्लिमों के कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।